Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I am Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about Indian and international law and standards for food products. अब सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं. तो की पॉइंट्स हैं उनके व्हाट आर द फूड स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड लॉज एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन governing food safety, then national organization governing food industry in India, then last one food law enforced in India. अब सबसे पहले हम जानते हैं कि फूड स्टैंडर्ड्स या फूड लॉज क्या होते हैं. ठीक है, फूड लॉ और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वह अति आवश्यक यानी कि अनिवार्य रूप से माने जाने वाले या फिर स्वयं के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिनके द्वारा आपके जो फूड प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो क्वांटिटी, क्वालिटी, उनकी वेट, उनकी वैल्यू किस तरीके से होनी चाहिए, यानी ओवरऑल आपके फूड प्रोडक्ट किस तरीके से होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो बनाता है वो होता है फूड लॉ एंड स्टैंडर्ड, जो कि एक्सपर्ट्स या फिर अथॉरिटी के द्वारा ही बनाया जाता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड लॉज एंड रेगुलेशन, यानी फूड लॉ बनाने का क्या अर्थ है, क्यों बनाया गया है. ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है. नेक्स्ट इसका पहला पॉइंट है टू मीट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे सैनिटरी और सैनिटरी का अर्थ होता है आपके जो फूड प्रोडक्ट है उसकी सैनिटरी कैसी होनी चाहिए, उसके हाइजीन किस तरीके से होना चाहिए, वह सही है कि नहीं है, ये सभी चीज़ों को देखना. ये मतलब आपके फूड प्रोडक्ट ओवरऑल सही होना चाहिए, उनका सैनिटेशन सही होना चाहिए. यह फूड लॉ का एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक उद्देश्य होता है. ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सही है, उसमें सही सैनिटेशन हो रहा है, तब वह सेफ़ होता है कंज्यूमर के लिए और वह मार्केट को एक्सेस कर सकता है. बिना स्टैंडर्डाइजेशन के कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है यह जो लॉ और स्टैंडर्ड्स होते हैं वह किसी भी फूड प्रोडक्ट की उसकी सेफ्टी और सूटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, यानी कि उसको इंश्योरेंस देते हैं कि यह जो फूड है वह सही है कंज्यूमर के लिए. यानी फूड लॉ और जो स्टैंडर्ड होता है वह फूड को पूरी तरीके से सेफ करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग फूड सेफ्टी, यानी इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फूड सेफ्टी के लिए कार्य करते हैं या फूड के लिए सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं उनको बनाते हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है, आपको बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में वो देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO. उसके बाद आता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO. नेक्स्ट है कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन यानी कि CAC, जो कि WHO और FAO के अंतर्गत ही कार्य करता है. उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स यानी कि ISO, जिसकी सीरीज़ के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा. ISO 9000, ISO 22000, ISO 20000. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कमीशन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन फॉर फूड यानी ICMSF. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग फूड इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि इंडिया की जो फूड इंडस्ट्री होती है वहाँ पे कौन कौन से ऐसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लॉज और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है. तो इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग यानी AG मार्क. यह आपको कई फूड प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिलेगा इसका लोगो. तो यहाँ पे आपको मैंने इसका लोगो शो किया हुआ है, ये देख सकते हैं. ये मार्क आपको कई एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर दिखेगा. ठीक है, अब यह होता क्या है यह देखते हैं. तो जो AG मार्क होता है यह WHO की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है. ठीक है,
इसका जो सर्टिफिकेशन होता है, यानी यह जिस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करता है, उससे जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो कस्टमर होते हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी यह सर्टिफाइड करता है कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से कंज्यूम करने के लिए सेफ़ है। ठीक है, यानी आपके जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं। अब एजी मार्क के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें आता है पल्सेस, यानी कि दालें। उसके बाद आता है होल स्पाइसेस, जितने तरीके के आप स्पाइसेस यानी मसाले यूज़ करते हैं या जो आपके ग्राउंड स्पाइसेस होते हैं, जितने भी तरीके के मसाले हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी को सर्टिफाइड इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो आप खाने बनाने का जो तेल होता है वो, वीट प्रोडक्ट्स, देन आपके जितने मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, राइस, हनी, ग्राम फ्लोर, यानी आपके जितने भी प्लांट एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट होते हैं वो सभी इनके द्वारा मार्क किए जाते हैं, सर्टिफाइड किए जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे बीस यानी BIS के द्वारा भी जाना जाता है। इसका लोगो मैंने यहाँ पे शो किया, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि BIS क्या होता है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या होता है। BIS एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया का, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी को कंसर्न करता है, यानी उस चीज़ को वो इंश्योर करता है कि आपका फूड प्रोडक्ट पूरी तरीके से सेफ़ है। ठीक है, अब इसकी जो मेन एक्टिविटी होती है वो मेन एक्टिविटी होती है हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी फूड प्रोडक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से उसको विकसित करना और क्वालिटी, जो आपके फूड प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को सर्टिफाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड न्यू ट्रस्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी आपके जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के जो लॉज और स्टैंडर्ड बन रहे हैं, उन सभी के ऊपर आपके जो कंज्यूमर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन सभी का ट्रस्ट को बनाए रखना। यानी अगर BIS का सर्टिफिकेशन किसी फूड प्रोडक्ट को मिला है तो आप उस प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं कि वह पूरी तरीके से आपके लिए सेफ होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने FSSAI का लोगो आपने दिया होगा, यानी कि आपका वह फूड प्रोडक्ट FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यह होता क्या है और कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत इस्टेब्लिश यानी स्थापित किया गया था। ठीक है, यह अब तक जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उन सभी इश्यूज को हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट FSSAI को इसलिए बनाया गया है ताकि आपके जो फूड प्रोडक्ट है उसको साइंस बेस के अंतर्गत, यानी साइंस के द्वारा या विज्ञान के द्वारा उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि उसे अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या इंपोर्ट किया जा सके। इसके द्वारा आपके फूड प्रोडक्ट को पूरी तरीके से सर्टिफाइड किया जाता है कि आपका फूड प्रोडक्ट ह्यूमन कंजप्शन के लिए पूरी तरह सेफ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं फूड लॉज इन फोर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में ऐसे कौन कौन से लॉज जो बनाए गए थे इन फ्यूचर। ठीक है, इंडिया में 1947 से लेकर के अब तक जितने भी लॉज बनाए गए थे फूड रिलेटेड, उन सभी लॉज को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है। यानी ये सभी लॉज, जो लॉज मैंने यहाँ मेंशन किए, वो सभी लॉज अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ लॉज को मैंने यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट PFA शॉर्ट फॉर्म में 1954 में यह बनाया गया था। देन फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर FPO 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेटिंग ऑर्डर 1988, फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, then
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। ठीक है, ये सभी जितने भी लॉज हैं ये सभी अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक्ट्स को एक्सप्लेन किया है, कुछ मेन एक्ट्स हैं जो उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले बनाया गया था 1954 में द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, यानी भोजन में मिलावट के खिलाफ जो एक्ट बनाया गया था वह बता रही हूँ मैं, PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है इसे पार्लियामेंट में 1954 में भोजन को मिलावट से बचाने के लिए बनाया था। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत फूड के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें बताया गया है, उनके लिए जो प्रोसीजर्स, उनकी जो सैम्पलिंग के लिए जो प्रोसीजर्स होने चाहिए उन सभी प्रोसीजर्स को बताया गया है। फूड को किस तरीके से उसकी एनालिसिस की जा सकती है यह बताया गया है। फूड को, यानी आपने फूड ऑफिसर्स देखे, उन ऑफिसर्स को, उन अथॉरिटीज़ को क्या पावर्स होनी चाहिए वह इसमें बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति फूड में मिलावट करता है तब उसके लिए क्या पेनल्टीज होनी चाहिए, यानी क्या सज़ा होनी चाहिए, यह भी इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया। इसके अलावा फूड के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, यानी उसमें क्या क्या एडिटिव्स होने चाहिए, उसमें कौन कौन से कलरिंग मैटर यूज़ किए जाने चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, प्रोडक्ट में फूड की लेबलिंग किस तरीके से होना चाहिए, उसकी सेलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, यानी ओवरऑल फूड से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स आते हैं उन सभी पैरामीटर्स को किस तरीके से होना चाहिए यह सभी इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट एक्ट है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर या FPO, जिसे 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, जो एक्ट होता है यह उन सभी फ्रूट और वेजिटेबल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो उनका उत्पादन करते हैं, उन सभी के लिए यह बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा यह कुछ नॉन फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे नॉन फूड विनेगर हो गया, सिरप है, आपकी जो वाटर है, इन सभी पर यह फूड प्रोडक्ट ऑर्डर अप्लाई होता है, जिसका कार्य होता है उन फूड प्रोडक्ट को सही तरीके से उनका मैन्युफैक्चरिंग करवाना, उनसे प्रोडक्ट बनाना या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन तथा सेल करना, यानी ओवरऑल फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वह इसी एक्ट, इसी ऑर्डर के अंतर्गत किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड आता है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या MFPO, जिसे 1973 में बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी मीट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी मांस से बने हुए जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनको बनाने वाले जो होते हैं उन सभी को इस एक्ट के अंतर्गत कार्य करना होता है। इस एक्ट के अंतर्गत जितने लोग मीट फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं उन सभी को किस तरीके से उसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसके बाद उसकी लेबलिंग किस तरीके से करनी है, उसका सेल किस तरीके से करना है, इन सभी के लिए उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो कि MFPO प्रोवाइड करता है। इसके अलावा MFPO उन सभी जगहों पर लागू होता है, वह एक्ट उन सभी जगहों पर लागू होता है जहां पर ऑन द स्पॉट मीट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, स्नैक्स बार या ऐसी कोई भी जगह, इवन आपके घर में भी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ओपनली मीट प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, उन्हें बेचा जाता है, तो उन सभी जगहों पर यह एक्ट कार्य करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसे MMPO भी कहा जाता है। इसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इस ऑर्डर का उद्देश्य होता है जो जनरल पब्लिक होती है, यानी कि आपकी जो जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो लिक्विड मिल्क होता है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना और उस लिक्विड मिल्क की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करना, यानी जनरल पब्लिक के अकॉर्डिंग आपके मिल्क का प्रोडक्शन कराना। ठीक है, तो ये होता है MMPO एक्ट का कार्य। अब इसमें क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन किस तरीके से कराया जाना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए,
मिल्क का और मिल्क के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत मिल्क से रिलेटेड जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी को मेंशन किया गया है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने इंडियन और इंटरनेशनल लॉज एंड स्टैंडर्ड फॉर फूड के बारे में स्टडी किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।